नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। 2024 के लोकसभा चुनावों में दो राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी को बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद थी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। लेकिन इन दोनों ही राज्यों के नतीजे उम्मीद के उलट आए। लिहाजा बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र को और धार देने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने अलग से प्लान तैयार किया। इसके तहत लव जिहाद, वोट जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी है। बीजेपी के इस मिशन में संघ और इसकी इकाइयां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने जा रही है ताकि महाराष्ट्र चुनावों में महाविकास अघाड़ी की तिकड़ी को मात दी जा सके। वैसे तो बीजेपी लोकसभा चुनावों में भी हिंदुत्व को लेकर उग्र तरीके से चुनावी मैदान में रही। राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। जिस मुद्दे पर बीजेपी की सियासत टिकी है वो लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे उरूज पर रहा। और फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 के मुकाबले सीटें आधी से भी कम रह गई। 2019 में बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में जीती थी, लेकिन राम मंदिर की लहर होने के बावजूद सिर्फ 9 सीटें 2024 में जीत सकी है। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। लिहाजा महाराष्ट्र के लिए बीजेपी, संघ और विश्व हिंदू परिषद ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है। और ऐसे में कई सवाल सामने उठते हैं। अव्वल तो ये कि क्या बीजेपी और उद्धव की शिवसेना के बीच हिंदू वोटों का बंटवारा हो रहा है। दूसरा ये कि क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों की बदौलत इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति को सुधार लिया है। सवाल यह भी है कि क्या हिंदुओं को जगाने के लिए बीजेपी, संघ और वीएचपी का प्लान कारगर साबित होगा। क्या यह महाप्लान मराठा आरक्षण की काट साबित होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे दहाड़ में चर्चा। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं बीजेपी के इस प्लान पर क्या कहना है महाविकास अघाड़ी के नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, क्या क्या षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। अब लव जिहाद, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, नैया पार नहीं होने वाली। चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, कितने भी आप एक प्रकार से योजना बना लीजिए, अरे भाई ऐसी गंदी योजनाओं को महाराष्ट्र की जनता पहचान चुकी है। आपकी दाल नहीं गलने वाली। हमारे श्वास में हिंदुत्व है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जो घटना है वो घटने का भी सम्मान उसी तरह से करना चाहिए। तो हम भी हिंदुत्ववादी है, हमें कौन नहीं बोलेगा हम हिंदुत्ववादी नहीं है। तो ये सब चुनावी, अगर ये ऐसी बात पे चुनाव लड़ते हैं तो भगवान ही उसका भला करे। शिवसेना टूट चुकी थी। 55 में से 40 एमएलए शिवसेना के, उद्धव जी के, वो टूट के चले गए थे। शरद पवार साहब के 54 में से 40 एमएलए जा चुके थे, एकदम कमजोर जो हो चुके थे। उनके पास में पार्टी का निशान नहीं था। दोनों के पास में अपना पार्टी का सिंबल कुछ भी नहीं बचा। उसके बावजूद कांग्रेस भी यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कमजोर है। उसके बावजूद अपने जो चुनाव के परिणाम देखे, 48 में से 31 सीटें महाअघाड़ी जीत गई। और आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल ये कि क्या हिंदुत्व कार्ड महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिलाएगा। कितना कारगर साबित होगा वोट, लव और लैंड जिहाद का मुद्दा। आम चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र पर कितना असर देखने को मिलेगा। बीजेपी के हिंदुत्व के आगे टिकेगा उद्धव का हिंदुत्व। मराठा आरक्षण की काट क्या साबित होगा हिंदुत्व कार्ड। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी हमारे साथ हैं। महेश चव्हाण एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और भोगेंद्र पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले शेट्टी साहब आप ही के पास आते हुए, और 1 मिनट का टाइमर रहेगा और मुझे इंतजार है विश्वास पाठक जी के भी जुड़ने का ताकि बीजेपी का उपपक्ष रख सके। राकेश शेट्टी साहब, सबसे पहली बात, हिंदुत्व कार्ड लाने की तैयारी एक बार फिर से बीजेपी कर रही है और जाहिर है कि वो बीजेपी की पिच है और उस पिच पर विपक्ष ने कई बार खेलने की कोशिश की।
लेकिन आज जब महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनजर और खास तौर से 2024 में आए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में जो तस्वीर बीजेपी की और विपक्ष की देखने को मिली, महाविकास आघाड़ी की देखने को मिली, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड विपक्ष को कहां पर लेकर आता है? देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी 2024 के जब चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आप देखिए कि महाराष्ट्र की जनता ने इनको एनडीए सरकार को रिजेक्ट कर चुकी है और क्लियर मैंडेट उन्होंने जो महाविकास आघाड़ी को दिया है। आप देखिए कि 48 सीट में से 17 सीट ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को मिला। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डेस्परेट है महाराष्ट्र को लेकर। मगर आप देखिए कि उन्होंने पहले शिवसेना को तोड़ा, शिंदे जी को अपने गुट पे ले आए, उसके बाद अजित पवार को तोड़ा, उनके साथ सब भ्रष्ट नेताओं को अपनी तरफ ले आए। ये सब करने के बाद भी रिजल्ट क्या आया? जनता खुले आंख से देख रही है कि जो लोगों को आप जेल भेजने वाले थे उन्हीं को अपने अपने पार्टी में ले लिया। अब जनता और बेवकूफ नहीं बनेगी और जनता का मैंडेट बहुत क्लियर है। और आप देखिए कि असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे सरकार जो है इंडिया अलायंस की बनने जा रही है। ठीक है। हमारे साथ विश्वास पाठक जी भी इसी बीच में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विश्वास पाठक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। उसके बाद कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आऊंगी। विश्वास पाठक जी, नया नहीं है क्या बीजेपी के पास कुछ? हिंदुत्व का मुद्दा आपका एक ऐसा मुद्दा रहा जो लगातार छाया रहा और उसी पिच पर आपने कई चुनावों को साधने की कोशिश की और उसके लिए आप बधाई के पात्र, क्योंकि तीसरी बार आपने सरकार बना ली। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा अगर हिंदुत्व का कार्ड कोई था तो वो था राम मंदिर। 2024 में महाराष्ट्र में आपने अपनी स्थिति देख ली, तो आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व कार्ड से लेके लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, ये कॉम्बिनेशन आपको कितनी ताकत देगा? रणनीति क्या है बीजेपी की? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ये सब इस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करती है। हम लोग विकास की राजनीति को ही लेकर चल रहे हैं। 2014 से जब मोदी जी आए हैं, उस समय से हम केवल विकास और विकास ही लेकर लोगों तक जा रहे हैं। हम हमारे देश की छवि पूरे दुनिया में, विश्व में 5वें पायदान पे लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस प्रकार से हम आ गए हैं। हम अंत्योदय के माध्यम से हर लोगों को विकास की जो बेनिफिट है वो देना चाहते हैं। फिर वो टॉयलेट्स रहो, घर घर में नल रहो, जल रहो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीजें देने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो अगर वो वोट बैंक है, हमारी वोट बैंक ये लाभार्थियों की वोट बैंक है। हम ये सब राजनीति में नहीं जा रहे हैं। जो कांग्रेस कर रही है या इंडिया अलायंस कर रही है, वो मुस्लिम या वोट जिहाद, वो इधर काफी बातें करते हैं, उसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन और लेना चाहूंगे विश्वास पाठक जी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी और संघ की बैठक में किस पर चर्चा हो रही है? फिर क्यों शिंदे के मंत्री उदय सामंत एक बार फिर से कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लव जिहाद पर कानून आया वैसा महाराष्ट्र में भी आना चाहिए? क्या बीजेपी इस बात की कोशिश नहीं करती है कि मुस्लिम वोट बैंक तो नहीं मिल रहा है, पोलराइजेशन की उसकी कोशिश होती है, लेकिन हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो आपके पास इंटैक्ट रहे? अगर ये सब आप कुछ नहीं करते तो क्या मोदी अपनी रैली में लव जिहाद का जिक्र करते, लैंड जिहाद का जिक्र करते, वोट जिहाद का जिक्र करते? अगर ये सब आप कुछ नहीं करते जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मान के चलूं तो विश्वास पाठक। जहां तक संघ की और बीजेपी की बैठकें है, ये बैठकें जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी होती थी। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश हित में क्या किया जाए, कैसा किया जाए, उस प्रकार से विचार विमर्श होता है। इसलिए वो बैठक का और इलेक्शन से उसका नाता जोड़ना कतई गलत है। जहां तक लव जिहाद का सवाल है, इलेक्शन में जब ये मुद्दे उछल कर आए, उस मुद्दों को जवाब देना जरूरी था, इसलिए मोदी जी ने वो विषय उठाए। अन्यथा आप शुरू से देखो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी आधार पर हम लड़े। इसलिए हम तीसरे बार, नेहरू जी के बाद में पहले बार कोई प्रधानमंत्री तीसरे बार प्रधानमंत्री चुनकर आया है। उसका कारण यही था। ठीक है सर, कि अगर कोई देश को दिशा मैं आपसे ये सवाल ना पूछती अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा शिंदे के मंत्री उदय सामंत ना उठाते तो मैं आपसे सवाल कतई नहीं पूछती। महेश चव्हाण जी, आपके पास आते हुए, आप लोग मराठा आरक्षण का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आप लोग किसानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा शिंदे से मुलाकात खुद शरद पवार ने की, इस मुद्दे पर बैठक की। लेकिन बीजेपी के
तरकश में जितने भी तीर हैं बीजेपी उसको चला रही है, माने या ना माने, उनमें से कुछ को एक्सेप्ट करे और कुछ को बचाकर अंडर द कवर रखे फायर करने के लिए। लेकिन आपकी रणनीति बीजेपी की इस रणनीति के सामने किस तरीके से टिकी हुई है? पूर्णिमा जी देखिए, 10 साल से 2014 से केंद्र में बीजेपी की सत्ता है। महाराष्ट्र में 2014 से 2019 तक और उसके बाद 2021-22 से लेकर आज तक महाराष्ट्र में 7.5 साल उनकी सत्ता है। अगर इतनी सत्ता होने के बाद उनके पास गृह मंत्री पद जैसा पद होने के बाद अगर उनको ये कंप्लेन है कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, वोट जिहाद है और उसको ही लेके ये लोग चिल्लाने शुरू करेंगे तो लोग इन पर हंसेंगे। इनका काम है, इनका कर्तव्य है। अगर कोई इनको लगता है कि ऐसे कोई इलीगल एक्टिविटीज महाराष्ट्र में हो रही है तो उस पर काबू रखना, नियंत्रण रखना इनका काम है, विपक्ष का नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हिंदुत्व का, जैसे अभी आपने कहा अपने प्रस्तावित में कि हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने आधार पर उन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ उस राम मंदिर का आपने देखा उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उस अयोध्या में ही इनका कैंडिडेट हार गया। प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश से वाराणसी से खड़े थे, वहां पर 4.5 लाख वोटों के वजह सिर्फ 1.5 लाख वोटों की उनको बढ़त मिली। ठीक है सर। और दूसरी बात ये, अभी विकास की बात करें, इतना बात सर एक मिनट सर आपका खत्म है। सर 1 मिनट आपका महेश चव्हाण जी खत्म है, इसके बाद डिबेट को ओपन करूंगी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन 2 बातों का यहाँ पर आपने जिक्र किया, कृष्णा हेगड़े आपके पास आते हुए। एक, आपने इस बात का जिक्र किया कि आपने बनारस का जिक्र किया, अयोध्या का साथ में आपने जिक्र किया। अयोध्या में बीजेपी को फायदा मिला नहीं मिला वो छोड़ दीजिए, लेकिन कितने करोड़ हिंदुओं को उस राम मंदिर का इंतजार था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब कि आप ये बात तब कहते हैं जब उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की राजनीति को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और अब तो खासतौर पर जब वो आपके साथी हैं। 2014 आपको याद दिलाऊं, जब सामना में उद्धव ठाकरे ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने तारीफ करते हुए किस बात का जिक्र किया था, वो उन्होंने कहा कि अब कोई जोधा अकबर के पास नहीं जाएगी। ये उनके लेख के शब्द हैं जो मैं आपको मेंशन कर रही हूं। इसीलिए आज भले ही उनको ना सूट करता हो साहब, लेकिन दूसरे पर हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उस पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। कहना आसान है लेकिन ये खुद उनकी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, तमाम मुद्दों के बीच में जब बीजेपी विकास की बात करती है तो धीमे से सरकाते हुए हिंदुत्व, वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबका जिक्र करना या इस पिच पर खेलना जरूरी हो जाता है क्या? क्योंकि ये चुनावी लिहाज से फायदेमंद होता है। पूर्णिमा जी, पहले तो मैं आपको कहूं कि अयोध्या हमारे इलेक्शन का विषय नहीं है। भगवान श्री राम के ऊपर जो आस्था सभी हिंदुओं को है, आस्था हमारा विषय है और वो आस्था के लिए हम लड़े और हम सक्सेसफुल हुए। और मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पे जो अयोध्या को इलेक्शन के साथ तुलना करते हैं और आस्था को अपना छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा है कि देखिए, इनका एक फॉल्स नैरेटिव फिर से शुरू हुआ है कि महाराष्ट्र में हमसे बहुत आगे है। ये सिर्फ 2% वोट आगे है और 36 असेंबली सीट आगे है और उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 8 लोग उनका क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं और हमको जो कवर करना है, हार्डली हमको कुछ नहीं तो एक 12-13 सीट कवर करना है और जीत हमारी पक्की है। तीसरी बात यह है कि जैसे विश्वास जी ने कहा, हमने महाराष्ट्र में लेक लाडली बहन योजना, युवा प्रशिक्षण योजना, 3 गैस सिलेंडर, किसानों को मुफ्त का बिजली, सभी विकास के स्कीम हमने दिए हैं किसानों को। लेकिन हिंदुत्व हमारा मूल आइडियोलॉजी है। 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, अभी नया हमारा बस इसीलिए सर 1987 से हिंदुत्व के पिच पर हम चल रहे हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम शर्म से नहीं कहते हम हिंदू हैं। ठीक है सर, मैं आपको आगे और समय दूंगी इस पर। और मैं भी यही कह रही हूं कि हिंदुत्व का मुद्दा कोई बीजेपी के लिए नया मुद्दा नहीं है, ये तो आइडियोलॉजी है जिस पर आप हमेशा चलते आ रहे। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या कोई और बात जिसका जिक्र चुनावों में की जाए जो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाए, क्योंकि लड़ाई तो सियासी है ना सर, सब तो नंबर गेम है ना, जितनी ज्यादा जिसकी सीटें उसकी उतनी बातें सच्ची, सीधी सी बात यह है। भोगेंद्र पाठक साहब आपके पास आते हैं और पूरे नैरेटिव को आपने सब प्रवक्ताओं को सुन लिया। अब इसका एक क्रक्स मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं विधानसभा के और लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जो उम्मीद की थी उसके मुताबिक उनको नतीजे मिले नहीं। मुद्दे आधारित
एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ पोलराइजेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के चुनावों में? और आपको महाविकास आघाड़ी और दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी पार्टी कहां खड़ी हुई नजर आती है? देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसमें यह है कि एक दल के कई दो टुकड़े हो चुके हैं, कई दलों के। बीजेपी वहाँ पर सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, शिंदे गुट के मुख्यमंत्री हैं। आप ये देखें, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। मतदाता मोदी जी को नज़र में रखकर मतदान कर रहे थे। मुद्दे क्या आ गए थे? एक तो जातीय जनगणना, जातियों में बांटने की विपक्षी दलों ने जो कोशिश की, और दूसरी बात संविधान बचाओ। ये जो झूठ का प्रचार था, इस पे विपक्ष के लोग थोड़े कारगर हो गए। और देखिए, उनको सभी जगह पे, सभी राज्यों में सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विशेष सफलता मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनके वोट इंटैक्ट रहेंगे। देखिए, 2% का अंतर है, जो वोट पड़े हैं उसमें अंतर 2% का है। विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, देखिए, हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी ने, हम कहे आरएसएस 100 साल से चल रही है। अब 2025 में 100 साल हो जाएंगे। देश बचाओ, देखिए, आरएसएस की नज़र या बीजेपी की नज़र कल पर नहीं है, परसों पर नहीं है। 1947 में भारत को विकसित देश बनाना है और अगले 1000 साल तक कोई समस्या भारतीय संस्कृति पर, भारत के लोगों पर ना आए, इस दृष्टि से सरकार चुनाव लड़ती है और उसी पे काम कर रही है। देखिए, जिहाद एक बड़ा मुद्दा है। प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद बड़े साहित्यकार थे, उनकी कहानियां आपने पढ़ी होगी, सब लोग, हम सब ने पढ़ी है। जिहाद एक उनकी कहानी है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जिहाद को कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, जिहाद क्या है? जिहाद को एक खास धर्म में कर्तव्य माना गया है, जिसको दिल से, जीभ से, हाथ से और तलवार से लड़ा जाता है। आप देखें, लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो या वोट जिहाद हो, इन तीनों में यही जो 4 तत्व हैं यही काम करते हैं, दिल से, जीभ से, हाथ से और तलवार से। आप देखें, मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आज पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं मिला, नहीं मिलने की भी संभावना नहीं है। तो हिंदुत्व का, मोदी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, देश को जैसा बनाना चाहते हैं, मोदी की सोच जैसी है, क्या भारत के लोग उनको अपना नेता मानने के लिए डिजर्व करते हैं? 20 से 25% हिंदू ऐसे हैं जो मोदी को डिजर्व ही नहीं करते। तो उनको जगाने के लिए, आने वाले संकटों को बताने के लिए और अगला चुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी इस रणनीति पे चल रही है। नहीं करते मतलब इन द सेंस, डिजर्व मतलब ये करते हैं कि उनकी सोच को समझना, अच्छा, कि वो चाह क्या रहे हैं। भारत में सब लोग मिलके रहें, सबका साथ, सबका विकास, ये जो बात है, ये जो सोच है, इसको साथ लेकर चलना है। दुनिया अभी 21वीं शताब्दी में जी रही है और हम 1400-1500 साल पहले की बात सोचेंगे और उसी तरह से जिएंगे तो हम सब अच्छी तरह नहीं जी पाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु था, और उसके लिए सबका साथ और सबका विकास, इस सोच की धरातल पर जब लोग आएंगे तभी मोदी को डिजर्व करेंगे। लेकिन इसी सोच पर सवाल खड़े करते हैं राकेश शेट्टी साहब। जब लव जिहाद जैसे कानूनों की बात होती है, क्यों राकेश शेट्टी जी, मैं गलत कह रही हूं तो बताइएगा आप मुझे, आप कहते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरीके के कानून की बात होती है। अब आप अपनी सत्ता के समय में देख लीजिए, जो मैं 2014 तक का सर जिक्र कर रही हूं, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन तो 5% बढ़ी, लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 7.8% घटी। ये मैं एक फैक्ट है जो आपके सामने रख रही हूं। अब जाहिर है कि इस बात को लेकर तो चर्चा होगी ना कि आपके पसंदीदा अगर कोई है तो वो एक धर्म विशेष है। आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमेशा से की है, और क्यों? क्योंकि वो आपको सूट करती है, क्योंकि वो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है और आप उसी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इसीलिए कोई अच्छी बात भी सरकार करेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी इनकॉम्पिटेंट है। पिछले दिनों हमने देखा बिहार के अंदर 7 से 8 पुल गिर गए। एक नॉर्मल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कर। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 1 लाख लड़कियां गायब हुई शेट्टी साहब। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 1 लाख लड़कियां गायब हुई शेट्टी साहब। ये मैं आपको एक और नंबर दे रही हूं। कहने का मतलब ये है कि लव जिहाद होता है या नहीं होता है।
अच्छा कि आपने ये लव मुद्दा जिहाद उठाया। होता है या नहीं होता है, और उसको लेकर कानून की मांग देवेंद्र- अगर की जा रही है महाराष्ट्र में, तो क्या गलत की जा रही है? जरूरत नहीं है उसकी? तो गृह मंत्री सो रहे हैं क्या? हाँ। देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री है, 5 साल पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद गृह मंत्री हाँ। है। अगर आप कह रहे कि 1 लाख लड़कियां गायब हुआ है, हाँ। तो कौन जिम्मेदार है? हाँ। देवेंद्र फडणवीस नहीं जी तो जिम्मेदार इसीलिए तो है। लव जिहाद तो की मांग कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए पूछा कि आपको ठीक लगता है ना ये कानून? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपका ये जो स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। हाँ। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि 1 लाख लड़कियां कहाँ गई। हाँ। और ये इनकॉम्पिटेंट जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको क्या राजीनामा नहीं देना चाहिए अगर 1 लाख लड़कियां गायब हुए? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ। और तो मुझे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खराब प्रश्न पूछती हूँ शेट्टी साहब? नहीं, बिल्कुल अच्छा किया। आप पाठक जी से पूछिए ना, इतना इनकॉम्पिटेंट उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों दिया है महाराष्ट्र ठीक है। में? उनके नाक के नीचे से अगर 1 लाख लड़कियां गायब हुई है तो फिर मैंने आपसे इसीलिए बोलेगा शेट्टी साहब। साहब कि 1935 से ही सड़िया का कानून लागू है। संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण की जो नीति है ना आप जैसे लोगों की, उसकी वजह से, इसकी वजह से कि आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, इसकी वजह से कि सरकार जो कानून बनाती है उसके विरोध में आप यूं ही खड़े हो जाते हैं। किसानों के 3 बड़े कानून बने, देश की काया बदल जाती, उसका आप लोगों ने विरोध किया। इसलिए कि आप देश के बारे में नहीं सोचते, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी पार्टी कैसे जीवित रहेगी। अरे भाई, देश के बारे में सोचो, देश कैसे आगे बढ़ेगा? लड़कियां गायब हो रही हैं, मां बहनें गायब हो रही हैं, और आप कह रहे हैं क्यों हो गया? फडणवीस कहाँ है? प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। अरे प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद पे कानून बन गया। तो वो क्या सो रहे क्या? शेट्टी साहब, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। आपको मेरे उसमें नंबर्स बड़े पसंद आए, लेकिन जो मेरा सवाल था उसको आप गुम कर गए। मैं विश्वास पाठक जी के पास आ जाती हूँ उसी को लेकर। मैंने उसमें सवाल ये पूछा था कि भाई लेकर आएंगे तो आप विरोध तो नहीं करने लगेंगे? उत्तर प्रदेश में तो आप विरोध कर रहे हैं ना इस कानून का? उत्तर प्रदेश में आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध तो नहीं करने लगेंगे ना इस कानून का? फिर विषय है, अगर 1 लाख लड़कियां गायब हो मैं क्या कह रही हूँ? तो भाजपा के फिर प्रवक्ता, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लव जिहाद तो होता ही नहीं है, ये आप कहते हैं साहब। ये नंबर आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लड़कियां गायब आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख का ये नंबर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सूट कर जाएगा आपको। तो आपको नहीं विश्वास पाठक जी जवाब देंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हेगड़े साहब आपके पास आते हैं। गृह मंत्री जी को राजीनामा देना चाहिए। 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नीतियां अपनाई, उसका यह सब अब परिपाक है। जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार महाराष्ट्र में वापस से लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। तो जवाब दीजिए। इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, दिन दहाड़े अभी पूर्णिमा जी ने साधुओं की बताया हत्या होती पालघर में। 1 लाख लड़कियां कहाँ बड़े गायब हो गई, जर्नलिस्ट बताइए। गोस्वामी को जेल के अंदर डाला जाता है, वहां बोलिए के विश्वास जी, जर्नलिस्ट अपनी जेल में बात डाला पूरी जाता है, करेंगे। साधुओं की दिन दहाड़े हत्या होती है। ऐसी कितने घटनाएं थी। और जो वजह है, पुलिस इंस्पेक्टर जो सस्पेंडेड था उसको वापस लाया जाता है। 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर बताते हैं। इस प्रकार की सरकार थी। लड़कियों का तो जवाब मुख्यमंत्री कभी दीजिए। एक मिनट शेट्टी साहब, एक मिनट मुख्यमंत्री कभी मंत्रालय तक सुन लीजिए पहले। शेट्टी साहब सुन लीजिए ना विश्वास पाठक जी को। सुनिएगा सर प्लीज, सुनिएगा, उनको बात पूरी करने दीजिए। शेट्टी साहब बात पूरी करने दीजिए उनको। बोलिए विश्वास जी। हम बता रहे 3 साल ये कांग्रेस की जो सरकार थी, इनके मुखिया उद्धव ठाकरे थे। उन्होंने क्या किया, केवल 2 मंत्रालय में आए थे, जर्नलिस्ट को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। उनका पुलिस कमिश्नर कहता है कि हमें 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर ने बताया। अरे फिर भी लोगों ने रिजेक्ट कर हत्या दिया हुई। आपको। आप रोज मंत्रालय आते हैं तो भाजपा सरकार चल रही थी, आप हमें क्या सिखा रहे हो? जहां तक हम है, 1 लाख लड़कियों का गायब हो गई, उसका जवाब अच्छा जल्दी से जवाब देंगे विश्वास जी, फिर मैं हेगड़े साहब के पास जाऊंगी। जल्दी से बात पूरी करेंगे। महाराष्ट्र में देखिए जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाँ। आज नागपुर से लेकर मुंबई तक समृद्धि महामारी शेट्टी साहब है। बीच में मत करिए इंटरफेयर सर, बोलने दीजिए। शेट्टी साहब बीच में मत बोलिए सर। आपका रिदम कोई ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर आप उत्तेजित हो जाएंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। आपको एंकर भी काउंटर कर लेगा तो आप कहेंगे मुझे बीच में टोक दिया, तो फिर दूसरे प्रवक्ता को तो कहने दीजिए सर। कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने का धैर्य रहा ही नहीं है, क्योंकि उनके नेता 1 लाख लड़कियों का बात कर रहे थे। हेगड़े साहब जवाब देंगे इसका, हेगड़े साहब जवाब देंगे।
मेरे मित्र राकेश शेट्टी जी महाराष्ट्र तक सीमित है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया में चल रहा है। कहाँ ट्विन टावर ब्लास्ट हो रहा है, पैलेस्टीन में प्रॉब्लम चल रहा है, अरे शिंदे साहब तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, यूएस के। राकेश शेट्टी जी, मैं आपसे अब एक बार आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ सर, प्रवक्ता के बोलने के बीच में मत बोलिए, फिर मैं किसी और को नहीं रोकूंगी आपके बोलने के दौरान अगर वो बोलेंगे तो। दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है राकेश जी, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। आपके इधर दसरा में, रामनवमी में, शिवाजी महाराज के जयंती में यहाँ पर औरंगजेब का फोटो लाया जा रहा है, आप बोल रहे हैं गृह मंत्री कहाँ है? पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। या देवेंद्र फडणवीस जी का आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात यह, जो हमने ये स्कीम सबके लिए लागू किया, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद जो गलत नैरेटिव चला है उसके वजह से हम कोई बूथ में देखते हैं कि 1000 वोट अगर गिरे हैं एक कम्युनिटी से, तो सिर्फ 3 वोट हमको गिरे हैं और 1000 वोट दूसरे को गिरे हैं। वो हमारी बात यह है कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? और अगर हमारे कोई नेता आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण है। तो आपके नेता क्या बोल रहे हैं? जो असउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, क्या वो देश हित में बोलते हैं? वो क्या, जब वो बोल रहे हैं कि पुलिस को 10 मिनट हटाओ और बाद में तुमको देख लेंगे, वो जो जिसको 10 मिनट में हटाया उसमें राकेश शेट्टी और महेश चौहान जी शामिल नहीं होते? तो अगर खतरा है तो भाई सबको खतरा है। ठीक है शेट्टी साहब, पहले आपसे जवाब लूंगी, फिर उसके बाद महेश चौहान जी आपके पास आती हूँ, फिर पाठक जी आपके पास। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जो गंभीर विषय उठाया कि 1 लाख लड़कियां महाराष्ट्र मुंबई से गायब है, तो इसका मेरा प्रश्न ये था, मैं बीच बीच में बोल रहा था, आपको अच्छा नहीं लगा, मगर मेरा प्रश्न ये है कि जब सरकार एकनाथ शिंदे जी का है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, तो इनको जवाब देना चाहिए। और अगर सत्ता में आने के बाद भी ये लोग बाकी चीजों पे लेके जाते हैं, कोई 50 साल पहले की बात बताता है, इसका क्या मतलब है? आज आपको जनता ने चुन के दिया है तो आप डिलीवर करिए ना। आपके नाक के नीचे भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आपके नाक के नीचे इतना बड़ा नीट एग्जाम का घोटाला कैसे हो रहा है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपने अभी लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया, उसमें लीकेज आ रहे। मतलब ये लीकेज नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और गवर्नमेंट, केंद्र हो या राज्य हो, ये दिस आर इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। इसलिए आप लोग ये जो पूरा चर्चा है हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करते हैं। ये देश है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, और जो लोग कोई धर्म नहीं मानते उनका भी ये देश है। और ये देश जो है ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश के संविधान से चलेगा। और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, आज के जो बच्चे हैं ना, ये इनके हाथ में स्मार्टफोन है और ये स्मार्ट हो चुके हैं। वो देख रहे कि गरीबों के बच्चों को आप दंगाई बनाते हैं, और आपके मुख्यमंत्री का जो लड़का है वो तीसरी बार सांसद बना, डॉक्टर बना, बहुत अच्छी बात है। देश के तमाम नेता है, होम मिनिस्टर का लड़का बीसीसी है, जो 25,000 करोड़ का टर्नओवर, उसका सेक्रेटरी बनता है। वो योग्य है नहीं है या है, उस पर मैं नहीं जाता। मगर आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे एमएलए एमपी मिनिस्टर बनते हैं, और आप गरीबों को, बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हो। इसलिए आप लोग ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं। अगर आप अच्छा सड़क बनाओगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाओगे, तो हर एक धर्म का आदमी उसमें पड़ेगा। अभी जरा ये सुनने का धैर्य रखे। अगर हम हमारे मोदी जी की और महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो हम जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब धर्म के लोगों को उसका लाभ होता है। अगर हम सड़क बनाते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सबको होता है। टॉयलेट बना रहे तो सभी के लिए बना रहे। घर घर में अगर बिजली दे रहे तो सबको दे रहे। हम इस प्रकार का भेद नहीं करते। इस प्रकार का भेद अभी तक कांग्रेस ने किया था। डेवलपमेंट नाम की चीज इनको मालूम नहीं थी। 3 साल इनकी जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो जो बुलेट ट्रेन बनती थी, बुलेट ट्रेन का काम रोक दिया, मेट्रो ट्रेन का काम रोक दिया, समृद्धि महामार्ग का काम रोक दिया। इस प्रकार की भ्रष्टाचारी सरकार थी। ये हमें क्या बता रहे? अब बार बार 1 लाख महिलाओं का जो मुद्दा उठा रहे, जरूर चिंता की बात है, हम कड़े हाथ से उनको डील करेंगे। लेकिन क्या आप इसको एनकरेज करते हो? कभी आपने इसका खंडन किया कि जिस प्रकार से लव जिहाद और मुस्लिम के विषय हो रहे हैं, कभी कांग्रेस ने, आपने इसके बारे में कभी कुछ कहा है? राहुल गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कहा है? इस प्रकार की जो दोगली नीति है,
ये दोगली नीति आज कांग्रेस की ठीक है। पूरी जनता को पता चल ठीक है गई पाठक जी, मैंने इसीलिए सवाल ये पूछा लगातार कि लेकर आएंगे अगर मांग पर लव जिहाद को लेकर कानून तो विरोध नहीं करेंगे क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कर ही रहे हैं ना, अपनी ही राज्यों में इनके जहां जहां सरकारें वहां कानून है, लेकिन वहां पर विरोध नहीं करते। ये वहां पर ये नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून आ जाता है तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। महेश चव्हाण जी, आपके पास आते हुए, मतलब एक तरफ कह रहे हैं राकेश शेट्टी साहब कि हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करती है बीजेपी, इनको ये मुद्दा सूट करता है, और अगर मैं ये कह दूं कि आपकी स्थिति सुधरी इसीलिए क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक ने बहुत पूछा, भर भर के आपको मुस्लिम्स ने वोट दिया, तो क्या ये गलत होगा? पूर्णिमा जी, आप शायद जानती होगी कि सिर्फ मुस्लिमों ने नहीं, करोड़ों हिंदुओं ने भी इंडिया आघाड़ी को बहुत सारे वोट्स दिए हैं, ये आपको जानना है। और एट द सेम टाइम आप बीजेपी को भी ये ध्यान में रखना है कि उन्हें ना सिर्फ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, वोट परसेंटेज देखा आपने चव्हाण साहब? वोट परसेंटेज देखा आपने? सुनिए तो अभी मुझे बात करने दीजिए। परसेंटेज देखा आपने ओवरऑल लोकसभा चुनावों में जो आपको वोट, उनका वोट परसेंटेज कम हुआ, आपने वो डिफरेंस देखा? महाराष्ट्र के वोट परसेंटेज डिफरेंस की आपने देखी? उत्तर प्रदेश में आप लोग बार बार बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हाल हो गया, वो हाल हो गया, वहां का वोट परसेंटेज पता है आपको कितना रहा बीजेपी का पिछली बार के मुकाबले? मैं बोलूं अभी आपको वोट परसेंटेज पता है या नहीं पता? ये बोलूं क्या पूर्णिमा जी? वोट परसेंटेज पता है या नहीं पता है सर? आप बोलने दोगी कि चुप वोट बैठूं मैं? परसेंटेज पता है या नहीं पता है, ये बताइए। आप सुनिए अभी आपने अभी करोड़ों आपकी बोल बात दिया रखी ना, है, इसीलिए अभी मेरे मन में ये सवाल आ गया। आपने कहा करोड़ों लोगों ने ऐसा कर दिया, करोड़ों लोगों ने अलायंस को वोट दे दिया, इसीलिए मैंने वोट परसेंटेज का जिक्र किया। अब अपनी बात को पूरा करेंगे चव्हाण साहब। हाँ, अभी आप प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, सुनिए, कोशिश करूंगी सर, सुनने बोलिए। दीजिए मेरी बात। पूर्णिमा जी, बीजेपी को सिर्फ मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया, ऐसे नहीं, करोड़ों हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिए। ये आप इसका परसेंटेज आप देख ले और जनता के सामने अभी आपके स्क्रीन पे बताए कितने लोगों ने उनको वोट नहीं दिए। तो मुझे, मेरा कहना ही है, अभी विश्वास पाठक जी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि जब सत्ता में आते हैं बीजेपी, तो सत्ता में आती है तो बीजेपी सभी धर्मियों का विकास करती है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं। तो यही फर्क है बीजेपी में और इंडिया आघाड़ी में कि हम चुनाव के वक्त भी सभी धर्मों की हितों की और उनके विकास की बात करते हैं, और सत्ता में आने के बाद भी संविधान के आधार पर सत्ता में आते हैं और सत्ता में सभी का लोगों का विकास करते हैं। बीजेपी का अलग ये है कि बीजेपी चुनाव के दरमियान सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के बाद उनको संविधान के आधार पर ही सबको न्याय देना पड़ता है, सबका विकास करना पड़ता है। तो उसमें ये इनका फर्क है, हमारे इसमें कोई फर्क नहीं। चुनाव से पहले भी हम संविधान को मानते हैं, चुनाव के बाद भी संविधान को मानते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अभी मैंने कहा, लव जिहाद के बारे में इतनी बात आप कर रहे हैं सभी लोग, तो सरकार किसकी है, पूछा किसको जाना चाहिए? सरकार अगर भाजपा की है, गृह मंत्री अगर भाजपा के है, मुख्यमंत्री अगर शिवसेना के वो उनके साथ है, तो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए कि 1 लाख लड़कियां अगर बेपत्ता होती है, लापता होती है, तो उनको ढूंढ के लाने के लिए या ये ना हो, इसके लिए ये सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। वो जवाब कुछ भी दे, वो जाते उद्धव ठाकरे की सरकार पर, वो जवाब तो बोलिए ना, हम आपके साथ हैं, आप लेकर आइए कानून, हम आपके साथ हैं, बोलिए लेकर आइए कानून, हम आपका समर्थन करते हैं। पूर्णिमा जी, मैं इस पर भी आता हूँ। लव जिहाद के अलावा क्या कोई और गैर कानूनी काम नहीं होता? अरे मैं पूछ रही हूँ कि लव जिहाद होता है या नहीं होता है साहब? वही मैं लव जिहाद होता है या नहीं होता है, मुझे ये बताइए। आप सवाल पूछ रहे हो तो जवाब मुझे देने दीजिए और फिर बाद में आप सवाल। यशश्री शिंदे के साथ क्या हुआ? यशश्री शिंदे के साथ क्या हुआ महेश चव्हाण? सुनिए, लव जिहाद पे कानून लाना है, अगर एक एक चीज पे कानून लाना है तो रेप पे कानून पहल तो करेंगे ना, साथ देंगे, बोलिए ना। विश्वास पाठक यहीं पर बैठे हैं, कृष्णा हेगड़े जी भी बैठे हैं, बोलिए कि हम साथ हैं आपके, लेकर आइए कानून, हम चिंतित हैं। जो भी गैर कानूनी है, जिस वजह से लड़कियां बेपता होती है, हम उसके साथ है। आप लाइए कानून। ठीक है हेगड़े साहब, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, थोड़ा सा टाइम लूंगी बस। उससे पहले भूपेंद्र पाठक साहब आपके पास आते हुए, आपको ये मुद्दा कितना कारगर, जितने भी मैंने मुद्दों का जिक्र किया या जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये कितना कारगर साबित होते हैं? और दूसरा, जो लोकसभा चुनावों के नतीजे रहे, आपको लगता है कि वो विधानसभा चुनावों में भी इम्पैक्ट करेंगे? क्योंकि
विपक्ष ने एक चीज तो कैरी फॉरवर्ड की है लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भी, कि संविधान को लेकर हम वैसे ही बात करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, हम इसकी बात करेंगे, और इसके साथ ही और भी कई मुद्दे जिनका वो जिक्र करते हैं कि हम विपक्ष जो है बीजेपी को, सरकार को इन मुद्दों पर घेरते रहेंगे। ये कैरी फॉरवर्ड है और जो विधानसभा के चुनावों में भी नजर आएगा महाराष्ट्र में। देखिए, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ाई जा सकती, पहली बार में ही उसका समापन हो जाता है। देखिए, हिंदुओं ने क्यों वोट दिया कांग्रेस को या ये महेश चौहान जी हैं उनकी पार्टी को, एनसीपी को, वो देखिए, एक चाणक्य नीति है, न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनश्च विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या होता है, न किसी ने देखा, न किसी ने सुना और न किसी ने उसका निर्माण किया। किसका? हेममयी कुरंगी, सोने के मृग का। लेकिन श्री राम भी उसके फेरे में पड़ गए, लोभ में पड़ गए। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार देश को पर दुर्भाग्य आता है तो लोग ऐसे निर्णय लेते हैं। वो खटाखट की जो पॉलिसी चली ना, खटाखट इतने लाखों रुपए मिल जाएंगे, उसने भ्रम में डाला। और ये जो है ना, इसी के लोभ में, इस लोभ में कुछ लोगों ने वोट दे दिया कांग्रेस को और इन कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनको। और देखिए, जो लोकसभा के मुद्दे थे वो दोबारा नहीं चलेंगे। सवाल है जो समस्याएं देश के साथ हैं, वो लव जिहाद की हो या लैंड जिहाद की हो या वोट जिहाद, सारे मुसलमान क्यों वोट देते हैं बीजेपी के विरोध में? मुंबई में 3 सीट शिवसेना, वो उद्धव गुट को 3 सीटें मिल गई। कैसे मिल गई? है ना, इसलिए कि सारे के सारे वो एक ही बीजेपी को हराने के लिए वोट देते हैं। तो इसका जवाब है जो जातीय जनगणना की और जातियों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश है, उसका जवाब यही है कि जो सच्चाई है वो बताएं। ठीक है। कृष्णा हेगड़े जी 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा करेंगे सर। कृष्णा हेगड़े साहब। पूर्णिमा जी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हाजी अली दरगाह के पीछे हुआ, विशालगढ़ किले पे हुआ, मीरा रोड में हुआ, मुंब्रा में हुआ, जहाँ पर इनके विधायक थे, जब हमने वो डेमोलिश करने की कोशिश की तो इनके विधायक जाके वहां पर खड़े होते। श्रद्धा वाइकर को इन्होंने न्याय दिया क्या? अभी यशस्वी शिंदे को उन्होंने न्याय दिया क्या? नहीं दिया। हमारे जो इतने लाखों जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में ये क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। ठीक है। इनको ये है कि कानून नहीं लेके आना चाहिए, लव जिहाद नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप वोट के लिए कितना झुकोगे? मेन मुद्दा यह है कि आप वोट के लिए कितना झुकोगे। ठीक है। सही बात कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल लूं। हाँ, जल्दी। देखिए, लहरों के आने पे काई सा फटे नहीं, वोट की लालच में तोते सा रटे नहीं। नेता वही नेता है, नेता को अपने वोट के लिए नहीं, देश के लिए मांगना चाहिए वोट। ठीक है। चव्हाण साहब, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड का आपसे लूंगी, फिर समाप्त करूंगी चर्चा। हाँ, मैं पाठक जी के वक्तव्यों के बारे में बात करना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने किसानों के खिलाफ जो कानून लाए थे उन्हें अच्छे कानून बताया, और अभी लोगों ने जो मत बीजेपी को नहीं दिए उनको उन्होंने विपरीत, विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऐसे बोला। तो इनको लोगों के, जनता के विवेक पर इनको भरोसा नहीं है। जनता देखिए, लोभ में श्री राम भी पड़ गए। वो जनता को भी, श्री राम जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता, तब भी वो चले गए। बीजेपी के प्रवक्ता के नाते यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार के नाते न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए। जनता आपका चैनल देख रही है, जनता आपकी कवरेज सुन रही है। देश की जनता को भ्रम में डालना, जिस पार्टी ने देश की जनता को भ्रम में डाला, वही लोग फिर उसके भ्रम में नहीं आएंगे। और आप देखेंगे कि विधानसभा के चुनाव में परिणाम अलग होगा।